हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अगर आप अच्छे नहीं हो तो आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है और मैं आपसे बात कर रहा हूं नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर की ओर से। ठीक है। अभी हमारी जो एजुकेशन चल रही है, जो बिजनेस गाइडलाइन का जो ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट देख रहे हो, जो चैप्टर अभी चल रहा है वो है चैप्टर 19। और बिजनेस गाइडलाइंस के चैप्टर 19 का पार्ट 2 आपको डिलीवर होने वाला है। ऑलरेडी पार्ट 1 में आपने समझा कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्वाइजिशन क्या होता है और कस्टमर को एक्वायर करने के लिए हम कितना पैसा लगाते हैं और कितना पैसा लगाए कि भाई हम प्रॉफिट में रहे, और कितना अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो क्या चीज़ करे क्या ना करे। ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पार्ट 1 में अच्छे से समझी। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जो कि पार्ट 2 में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था वीडियो के एंड में कि मैं पार्ट 2 में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इस कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्वाइजिशन को बहुत डिटेल्स में समझाएंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सबसे पहले इसमें ध्यान रखना होता है आपको, जब भी आप कोई कैंपेन रन करने वाले होते हो, जब भी कोई मार्केटिंग करने के लिए कोई ब्रोशर छपवाने वाले होते हो, या फिर टेम्पलेट्स छपवाने वाले होते हो, या होर्डिंग्स लगाने वाले होते हो, या ए टू जेड आप कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करने वाले हो अपने प्रोडक्ट को और अपनी सर्विसेज को और अपने सॉल्यूशंस को लोगों को बताने के लिए। ठीक है। एटलीस्ट जब स्टार्टअप शुरू होता है, जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है, जब कोई बिजनेस शुरू होता है, तो वो इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में उस बच्चे को बंदे ज़्यादा जानते नहीं हैं। जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे उसमें आप हो, चाहे वो बच्चे हो जिन्होंने अभी अपना स्टार्टअप शुरू नहीं किया बट वो शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि उससे बहुत ज़्यादा बंदे जानते नहीं हैं, उसके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते, उसकी सर्विसेज के बारे में नहीं जानते। तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, वहाँ पे आपको मार्केटिंग करनी होती है। अब ये मार्केटिंग ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। मैं कुछ तरीके बता सकता हूँ आपको कि ऑफलाइन किस तरीके से होगी और ऑनलाइन किस तरीके से होगी। ऑफलाइन के तरीके ऑलरेडी आप बहुत लोग जानते हैं, जैसे पैम्पलेट छपवा देना, होर्डिंग्स लगवा देना, है ना, या कहीं कैनोपी लगा के खड़े हो जाना और अपने प्रोडक्ट्स और अपने उसके बारे में बताना। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो ऑलरेडी फिजिकल मार्केट में आपने देखे होंगे, है ना। आपको कुछ लोग पर्चे बांटते भी मिलते होंगे, कुछ लोग कैनोपी लगा के भी मिलते होंगे, कुछ लोग आपको बड़ी बड़ी होर्डिंग्स के थ्रू अपने ब्रांड का प्रमोशन करते होंगे। ये ऑलरेडी आपने देखा है। अब जो नया तरीका है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि वहाँ पे आपका एक पावरफुल वीडियो कंटेंट या कोई भी चीज़ शूट किया जाता है और वो हज़ारों लाखों लोगों को दिखाई जाती है। वो चीज़, प्रोडक्ट आपका जो भी होगा, ए टू जेड भाई, आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी सर्विसेज होगी, जो भी सॉल्यूशंस होंगे आपके, वो एक कैंपेन में, एक वीडियो में शूट किया जाता है बहुत अच्छे से। उस पर एडिटिंग की जाती है और एडिटिंग के बाद वो लाखों लोगों को दिखाया जाता है। अब जब वो लाखों लोग देखते हैं उसमें, तो लाखों लोग देखने के बाद आपके पास क्या है ना, बहुत सारी इंक्वायरीज, बहुत सारे कस्टमर्स कॉल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। वो आने से पहले, इससे पहले जो इसमें पैसा लगता है, इसमें जो पैसा लगता है वो वैल्यूबल होता है। वो उसको बोलते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्वाइजेशन के। ये तो हम लगा देंगे, पंपलेट छपवाने में पैसा लगेगा, आप 1 to 1 मीट करोगे तो आपके बाइक का तेल फ्यूल खर्च होगा। 1 to 1 मीट कर रहे हो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो एजेंसीज आपसे ऑलरेडी कुछ ना कुछ पैसा लेगी। अगर आप जस्ट डायल से या इंडिया मार्ट से कोई लीड्स खरीदते हो, कस्टमर्स परचेज करते हो, तो वो भी आपसे पैसा लेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो आता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि सपोज आपने किसी एजेंसी को 5,000 रुपये दिए कि सर मेरा ऐड आप चलाओ, और एटलीस्ट ये ऐड 10,000 या 50,000 रुपये चलाओ, तो मुझे कुछ कस्टमर्स मिले। अब सपोज आपने वो 5,000 रुपये किसी एजेंसी को दिए और आपने अपना एक डिजिटल ऐड चलवाया, एक डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट बनवाया और लोगों में चलवाया। अब सपोज मान लो 5,000 रुपये आपने दिए और वहाँ पे वो 10,000 लोगों ने आपका ऐड देखा। 10,000 लोगों ने ऐड देखा और वहाँ से आपको 10,000 में से 100 कस्टमर्स आए।
कितने कस्टमर? 100 कस्टमर्स आपके पास आए। 100 कस्टमर्स ने आपसे क्या सभी ने आपसे प्रोडक्ट परचेज किया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी 20 बंदों ने या 30 बंदों ने आपसे प्रोडक्ट परचेज किया। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो सपोज 10 बंदों ने आपसे प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है। यहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या देखना है, आपने लगाया कितना था? आपने लगाए थे 5,000 रुपये, ठीक है। आपको कस्टमर्स से इंक्वायरीज कितनी आई? वो आई 100 आई। अब 100 में से जो एक्चुअल में आपसे परचेज करके गया प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या आपका सोल्यूशन परचेज करके गया, वो कितने बंदे थे? वो थे 10। अब आपको ये देखना है जो 5,000 रुपये लगाए थे आपने, उसमें 10 बंदों में कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आया। क्या वो 5,000 से ऊपर था? कि भाई प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एटलीस्ट ये कह रहा हूँ कि आपने 5,000 लगाया और सब कुछ काटने के बाद आपको प्रॉफिट में 1,000-2,000 का प्रॉफिट, 2-3 हज़ार का प्रॉफिट होना ही होना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं है, वो आप लॉस में चले जाओगे, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है कि भाई मैंने 5,000 लगाए थे और मेरी 10,000 की सेल हुई, ठीक है। 10,000 में से मोटा मोटा मैंने 3-4 हज़ार रुपये बचाया। तो ये होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आप कस्टमर को एक्वायर करते हो और जो कॉस्ट जाती है, तो जो रिटर्न होना चाहिए ना, वहाँ से जो रिटर्न आना चाहिए वो ज़्यादा आना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर आप लगा ज़्यादा रहे हो और रिटर्न कम आ रहा है, तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गलत है, आपका कंटेंट गलत है, आपके प्रोडक्ट में वो फ्यूचर वो फंक्शन नहीं है, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ टाइम वैल्यू टू कोका रेशियो, यानी कि सपोज मान लो आपका प्रोडक्ट है और उसकी लाइफ टाइम वैल्यू मैं मान लेता हूँ 5 साल है, ठीक है। 5 साल की लाइफ टाइम वैल्यू, 5 साल में वो हो सकता है कस्टमर्स आपके पास 5 बारी आ जाए, 10 बारी आ जाए, 20 बार आ जाए, 100 बार आ जाए, वो रिटेन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बार आपने पैसा खर्च किया उस पर और वो बार बार आपसे परचेज कर रहा है, तो इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर कोई किसी का क्वेश्चन है कि भाई कोका का अगर हम रेशियो देखें, लाइफ टाइम वैल्यू और कोका का रेशियो अगर देखें तो कितना होना चाहिए, तो मैं एक कोका का एक रेशियो बता देता हूँ आपको। ये होता है 3/1 कि सपोज मान लो 1 रुपया आप खर्च कर रहे हो, आप 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, तो 3 कस्टमर्स आपके पास आने चाहिए। उसके क्या होगा? उससे ये होगा कि एटलीस्ट भाई आपके प्रोडक्ट की, मान लो सपोज आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहाँ पे आप एक प्रोडक्ट बनाते हो और उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आती है, कंप्लीटली जो कॉस्ट आती है जब आप कॉस्टिंग करते हो, तो वो आती है 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपये की वो कॉस्टिंग आ गई आपकी। अब 100 रुपीज़ में से जो आपने ऐड किया, जो आपने कैंपेन रन किया, उसकी कॉस्ट 100 रुपये आ गई एक बंदे को एक्वायर करने के लिए। लेकिन अब जो बचे, जो तुम्हारा ग्रोस प्रॉफिट है, वो आपका 100 रुपये वो आ गए, यानी कि एटलीस्ट आपने 100 रुपये खर्च किए और उसमें आपका प्रोडक्शन कॉस्ट चली गई, उसमें आपकी एक्वायरिंग कॉस्ट चली गई और 100 रुपये आपको प्रॉफिट बच गया। तो ये रेशियो बहुत ज़रूरी है, इस रेशियो को हमेशा फॉलो करना, मतलब इस रेशियो को हमेशा फॉलो करना, क्योंकि अगर आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे तो आपको लॉसेस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं, वाई शुड यू नाउ अबाउट कोका। यहाँ पे जैसे ऑलरेडी मैंने कोका के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज दी है, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा और डिटेल्स में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो कि कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए ही हम ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। मार्केटिंग कैंपेन परफॉर्मेंस, इसमें जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आता है मार्केटिंग कैंपेन परफॉर्मेंस। अब सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपने 2 जगह मार्केटिंग बजट लगाया, आपने जो कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए 2 एजेंसीज को चूज़ किया। एक एजेंसी जो आपका कैंपेन फेसबुक पे चलाएगी और दूसरी एजेंसी जो आपका कैंपेन यूट्यूब के ऊपर चलाएगी, ठीक है। आपने क्या किया, 2 जगह पैसा लगाया, एटलीस्ट आपने 10,000 रुपये का बजट रखा और 5,000 रुपये आपने फेसबुक एजेंसी को दिए जो आपका कैंपेन फेसबुक पे चलाएगी, और दूसरा 5,000 का बजट आपने दिया यूट्यूब को जो आपका कैंपेन यूट्यूब पे चलाएगी। अब इन दोनों में आपको परफॉर्मेंस देखनी है। परफॉर्मेंस क्या देखनी है कि भाई जैसे मान लो हो सकता है भाई आपने फेसबुक को 5,000 रुपये दिए थे उस एजेंसी को, उसने आपको 500 लीड्स ला के दी और 50 बढ़िया कस्टमर्स ला के दिए,
जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट परचेज किया। वहीं अगर हम दूसरी साइड चले यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब ने आपको मान लो 400 लीड्स ला के दी और 30 कस्टमर्स दिए आपको, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस किसकी अच्छी रही? 5000 में 50 कस्टमर्स मिले वो परफॉर्मेंस अच्छी थी, या 5000 में 40 कस्टमर्स मिले वो परफॉर्मेंस अच्छी थी? 50 वाली अच्छी थी। तो आपको ये भी देखना है कि भाई मेरा जो कैंपेन है, जो मैं रन करा रहा हूँ, है ना, वो कहाँ से बेहतर आ रहा है, किस प्लेटफॉर्म से बेहतर आ रहा है, किस कैंपेन से बेहतर आ रहा है रिजल्ट। जिस कैंपेन से लो कॉस्ट में, कम कॉस्ट में ज़्यादा कस्टमर्स एक्वायर हो रहे हो, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बन रही हो, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। एटलीस्ट आपको ये भी देखना है कि कौन सी चैनल्स है, कौन सी एजेंसीज है जो एटलीस्ट कम से कम कॉस्ट में आपको बेहतर कस्टमर्स दे रही है, बेहतर सर्विसेज दे रही है। ये आपको जरूर समझना चाहिए और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? योर कोका विल इम्प्रूव व्हेन। आपका कोका इम्प्रूव कब होता है? जब आप योर प्रोडक्ट इज बेटर। जिस दिन आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपके सॉल्यूशंस बहुत बेहतर होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट की कोई ऐसी वैल्यू है जो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली भाई आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेटर है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के बारे में जो समझाने का तरीका है वो आपका सिंपल, आसान और सरल है। आसानी से आप अपने प्रोडक्ट को उनको समझा पाते हो, उनको वो बेनिफिट्स दिखा पाते हो जिनके लिए वो आपका प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप कस्टमर जो कॉस्ट होती है वो कम कर सकें। उसके बाद यूज़ द राइट फॉर मार्केटिंग, यूज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग। अगर मैं बात करूँ तो आपको राइट प्लेटफॉर्म चूज़ करना है मार्केटिंग के लिए जो कम कॉस्ट में ज़्यादा वैल्यू देता हो, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद मेक राइट स्ट्रेटेजी फॉर मार्केटिंग। अब हो सकता है कि उसमें यूट्यूब वालों की गलती ना हो, या हो सकता है उसमें भाई फेसबुक वालों ने तो नॉर्मली कंटेंट, वही कंटेंट यूट्यूब ने चलाया और वही कंटेंट उसने चलाया, लेकिन प्लेटफॉर्म का अंतर था, नज़रिया था अपना अपना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्ट्रेटेजी जो है अगर दोनों अलग अलग होगी तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। आप एक कंटेंट को फेसबुक पे चलाइए और दूसरे कंटेंट को यूट्यूब पे चलाइए, तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रभावी है, कौन सा कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, जिससे बहुत ज़्यादा कस्टमर एक्वायर हो रहे हैं आपके, ठीक है। अब चलते हैं यू प्रोवाइड रिच क्वालिटी कंटेंट। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई मार्केटिंग कैंपेन चलवाने वाले होते हो, कोई पैम्पलेट्स मार्केट में बांटने वाले होते हो, कोई ब्रोशर बांटने वाले होते हो, आप A to Z होर्डिंग लगाने वाले होते हो या 1-to-1 मीट करने वाले होते हो, तो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है क्वालिटी कंटेंट, यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशंस हो वो क्वालिटी के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, है ना, और वो भाई नाम तो मैं लिख ले सकता, उसने कुनबा जोड़ा, एक कहावत है हमारे यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि उसको समझ में ना आए। सिंपल भाषा में सही तरीके से सामने वाले बंदे को उसको जो फ़ायदा होने वाला है वो समझ में आना चाहिए। अगर वो आपने अच्छे से कर दिया तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो और आप बहुत अच्छे लेवल पे अपना काम बढ़ा सकते हो। मेन चीज़ यही होती है कि भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी सर्विसेज को लेके, अपने सॉल्यूशंस को लेके, कि सामने वाले बंदे को आप आसानी से कन्वेंस कर पाओ। अगर आप सामने वाले को कन्वेंस नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट या तो आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है या फिर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नहीं जानते। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा आपको, जिस बंदे ने कोई प्रोडक्ट अपने हाथ से बनाया हो, जिस बंदे ने कोई प्रोडक्ट अपने हाथ से बनाया हो, वो बंदा ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है उस बंदे से जिसने वो प्रोडक्ट हाथ से नहीं बनाया। एक बंदा है जिसने कोई प्रोडक्ट अपने हाथ से बनाया
वो मार्केट में जब लेके जाएगा ना तो वो बहुत नई नई चीज़ें उसको बता सकता है। ये प्रोडक्ट, इसका मटेरियल कहाँ से आता है वो बता सकता है क्योंकि उसने अपने हाथ से बनाया है। इसमें कॉस्टिंग क्या आती है वो बता सकता है क्योंकि हाथ से बनाया है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो बता सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या होते हैं वो बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसने अपने हाथ से बनाया। लेकिन वहीं पे भी अगर कोई बंदा सेल्स करने वाला, कोई मार्केटिंग का बंदा आप पकड़ लो और उससे मार्केटिंग कराओ उस प्रोडक्ट की, तो वो बंदा उतने आसानी से या अच्छे तरीके से नहीं बता पाएगा जितने अच्छे तरीके से बनाने वाला बता सकता है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि जिस बंदे ने वो बनाया है प्रोडक्ट, जिस कंपनी ने भी वो प्रोडक्ट बनाया है, उससे ज़्यादा टच में रहे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के ऊपर कन्वीनियंस हो सके, आप प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ सको, ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्विंस कर सको। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और जो भी बच्चा अभी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, अपना प्लान कर रहे हैं या वो सोच रहे हैं कि मैं छोटा मोटा कोई काम स्टार्ट करूं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और न्यूज़ ये है कि ऑलरेडी प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन गाइडलाइन जो है वो इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको कंप्लीटली मिल जाएगी। चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 24 तक की जितने भी वीडियोस हैं, जो एक प्राइमरी जो बिजनेस करने वाला बंदा होता है, जिसका माइंडसेट स्टार्टअप करने का होता है, जिसका माइंडसेट बिजनेस करने का होता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो जिस बंदे को भी अगर मान लो आजकल यूट्यूब पे आधी अधूरी नॉलेज मिली है या फिर कंप्लीट सिलेबस नहीं मिला, कंप्लीट वो नहीं मिले चैप्टर्स, तो ये एक इकलौता यूट्यूब चैनल है, या ये मान लीजिए कि कंप्लीटली एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 24 तक की जो बेसिक बिजनेस गाइडलाइंस होती है, जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, जो प्राइमरी एजुकेशंस होती है बिजनेस के लिए, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप चैप्टर बाय चैप्टर इसको आराम से देखना, ध्यान से देखना, आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाई गई है और बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाई गई है। उसके बाद भी अगर मान लो आपको नहीं समझ में आता, कोई इंक्वायरी है, कोई दिक्कत है, आप नहीं समझ पाते, तो यूट्यूब चैनल पे मेरी डिटेल्स दी हुई है, उसमें एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिख सकते हो और अपनी इंक्वायरीज, अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर अपना कौन सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 20, जिसमें आप सीखोगे आइडेंटिफाई द की असम्पशन। की असम्पशन क्या होती है, ये कितनी क्रिटिकल्स होती है एक स्टार्टअप को मजबूत बनाने के लिए, एक स्टार्टअप को हेल्पफुल कितनी मदद करती है। तो की असम्पशंस की भी हम क्लासेस लेने वाले हैं, तो ये ऑलरेडी कल से शुरू होगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।